वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास का टॉपिक करेंगे, चैप्टर नंबर 7, और हम करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल। ओके, डेफिनेट इंटेग्रल एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम 7 एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने इनडेफिनेट इंटेग्रल के डिफरेंट मेथड्स से हमने उनको सॉल्व किया है। डेफिनेट इंटेग्रल क्या है? देखिए, डेफिनेट का मतलब अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो बिल्कुल निश्चित, फिक्स, जो चीज़ चेंज ना हो वो डेफिनेट है। तो ऐसा इंटेग्रल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, बार बार जो फिक्स रहे, उसे हम कहेंगे डेफिनेट इंटेग्रल। पहले हम इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए, यहाँ मैं आपको एक इनडेफिनेट इंटेग्रल करके दिखाती हूँ, उसी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटेग्रल, और यहीं पर मैं आपको उसी फंक्शन का करके दिखाती हूँ भाई डेफिनेट इंटेग्रल। ओके, इनडेफिनेट में हम क्या करते थे? सपोज ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर dx, तो हम इसमें क्या करते थे कि इसको इंटीग्रेट करते थे। लेकिन अगर आपको याद हो, जब मैंने पहली एक्सरसाइजेस की कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बनती हो, तो वो बनता था एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में c। मैं भी आपको इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से करके दिखाती हूँ कि देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c जब आप करेंगे तो देखिए इसकी क्या बनेगी भाई, 3x स्क्वायर बाय 3 और c का 0, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। बट ये c फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, बेटा जी ये इनडेफिनेट है। क्यों भाई? एक छोटा सा हम फिर से ले लेते हैं इसी में एग्जांपल कंटिन्यूटी में। भाई आप एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 5 का डेरिवेटिव लोगे, वो भी एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आप एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 7 का डेरिवेटिव लोगे तो भाई वो भी एक्स स्क्वायर आएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, और सी के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। इसलिए इस इंटेग्रल को भाई हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू फिक्स नहीं है। कम टू द डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल क्या है भाई? उसी फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब हमें एक फिक्स लिमिट दे दी गई है कि आपने इस फंक्शन को 100 एंड 100 वैल्यू के बीच में इंटीग्रेट करना है। सपोज मैं कह देती हूँ कि हमने 2 से 5 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो हम कैसे करेंगे इसको? करने का पहले मैं तरीका बता रही हूँ, बस जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, फिर इसकी डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये आपका हो जाएगा भाई एक्स क्यूब बाय 3, और अब हम यहाँ c नहीं लगाएंगे बल्कि हम यहाँ लगाएंगे 2 to 5। ये लोअर लिमिट कहलाती है बच्चों, और ये अपर लिमिट कहलाती है। तो जब हम इन क्वेश्चन को करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि 5 का क्यूब बाय 3 माइनस, फिर हम इसकी लोअर लिमिट रखेंगे भाई 2 का क्यूब बाय 2। तो ये हो जाएगा भाई 125, 2 नहीं है भाई, ये 3 है, 125 बाय 3 माइनस 8 बाय 3, और 125 में से 8 माइनस करोगे तो 117 बाय 3। तो ये देखिए कि इस इंटेग्रल की ये वैल्यू फिक्स आ गई है। अब ये अल्टर नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ये डेफिनेट है, निश्चित है। ओके, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, इसलिए इसे हम इनडेफिनेट इंटेग्रल बोलते थे। अब 7.8 एक्सरसाइज ऑनवर्ड जो भी आप करोगे वो डेफिनेट इंटेग्रल होगा। डेफिनेट इंटेग्रल के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो बड़े इजी हैं। आपने जो अब तक 7th एक्सरसाइज तक जितने भी आपने आइडेंटिटी, जितने भी फॉर्मूले आपने किए हैं वही सारे यूज़ होंगे। इंटीग्रेट करने के बाद एक छोटा सा स्टेप और बढ़ जाएगा कि आपने लास्ट इंटेग्रल में
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के जो आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो न्यूमेरिकली इनको करना बड़ा इजी है। बट जो अपनी एक्सरसाइज 7.8 है उसमें डेफिनेट इंटेग्रल को हम एक और, हमारी जो मेन डेफिनेशन है वो होती है डेफिनेट इंटेग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो वो चीज़ अब मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, आपको अच्छे से बताऊँगी कि कैसे क्या होता है। उसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं, ज़रूर आते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है। इनडेफिनेट में सी फिक्स नहीं होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए ये इनडेफिनेट है। डेफिनेट इंटेग्रल में हमें एक सर्टेन आंसर मिलता है, इसलिए उसे हम, और वो एक बिटवीन सर्टेन लिमिट्स ही हम उसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो डेफिनेट इंटेग्रल हो गया भाई आपका। अब जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो बेसिक डेफिनेशन है डेफिनेट इंटेग्रल की। तो अब हम यहाँ करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। समझे ध्यान से, डेफिनेट इंटेग्रल लिमिट ऑफ सम, सम की लिमिट, किसका सम, किसकी लिमिट, क्या चीज़ है ये अभी हम सारा देखेंगे। तो देखिए ये एग्ज़ाम में इसकी जो डिटेल है वो नहीं आती है, बट मैं आपको जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझाऊंगी। फिर हम जब इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो ये सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए पी। हमने एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया जो कि कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस क्यों लिया, ये ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेट कॉन्टीन्यूस पे ही चले, डिसकॉन्टीन्यूस पे भी इसकी वैल्यू निकलती है। बट हम एक बार आर्टिकल को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा कॉन्टीन्यूस लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, मैं मान लेती हूँ कि लेट एफ एक्स अटेन्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज, या मैं कहूँ कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन इट्स डोमेन ए बी। ये दो मैंने अजम्पशन ली हैं। फंक्शन कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन करते टाइम आपका फंक्शन कैसा भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ अपने इसको मेथड को समझने के लिए, हम ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। तो अगर आपका फंक्शन नॉन नेगेटिव वैल्यू अटेन करता है तो उसका जो ग्राफ होगा वो केवल एक्स ओ वाई प्लेन में आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए नेगेटिव होगा तो इधर भी ग्राफ बन सकता है, इधर भी ग्राफ बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए यहाँ ग्राफ ले लिया। तो भाई समझ लीजिए कि ये एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है और ये अपना ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है, और हमने निकालना क्या है, हमने एफ एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है ए टू बी डी एक्स। ओके, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ए से बी के बीच में। तो देखिए इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटेग्रल असल में होता क्या है कि डेफिनेट इंटेग्रल फंक्शन का एरिया होता है। कौन सा एरिया, जो फंक्शन का ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में आए। भाई ये तो फंक्शन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में तो बहुत बड़ा हो गया, तो ए और बी के बीच में। तो हम यहाँ ए से भी एक ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिया भाई हमने, और बी से भी ले लिया हमने। तो ये ग्राफ यहाँ तक ले जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, और भी आगे तक आप इसको ले जा सकते हो। दिस इज एफ एक्स। तो ये जो अब आपको क्लोज्ड कर्व सा दिख रहा है, इसका जो एरिया होगा वो एरिया आपका ये इंटेग्रल है। समझ आ रही है मेरी बात भाई? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब है, ये भी आपका
नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में सारा डेफिनेट इंटेग्रल यूज होगा। वहाँ आपको कर्व्स गिवन होंगे, उन कर्व्स के लिए आपको एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि भाई a to b fx dx का क्या मतलब है कि fx कर्व और x एक्सिस और a और b ऑर्डिनेट के बीच में जो ये सारा एरिया आ रहा है, ये टोटल एरिया इज द डेफिनेट इंटेग्रल। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो 117/3 हमारा आंसर आ रहा था, तो वो 117/3 एरिया था, स्क्वायर यूनिट्स करके हम उसको लिख देते हैं। तो अब असल में हमारे पास काम क्या है कि हमने ये एरिया निकालना है। तो भाई ये एरिया अब हम कैसे निकालें, ठीक है। अच्छा, इस एरिया को निकालने से पहले मैं एक छोटी सी बात और आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, डायरेक्ट मैं एन पर नहीं जाती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। मेरा एम है कि क्लास का जो एवरेज बच्चा हो उसको भी समझ आए। देखिए, टॉपर बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो एक बार में पकड़ लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी लेक्चर बना रहे हैं। मेरा एम है कि मेरी क्लास में एवरेज बच्चा भी लेक्चर समझ पाए, कोशिश कर पाए कि भाई ये क्या चल रहा है। तो देखिए, अब हमने करना क्या है कि हम इस पूरे एरिया को ना छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे। उससे पहले मैं छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ, पार्टीशन बोल देते हैं उसको, कि मान लीजिए अदर देन दिस वन, इसके अलावा चल रहा है ये। भाई मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 2a, तो मैंने 2 ले लिया, और भाई b मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। और इस 2 से 10 के मैं पार्ट्स कर रही हूँ, हिस्से कर रही हूँ। नंबर लाइन पर दिखाना चाहूँ तो मैं ये 2 है और ये 10 है और ये 1, बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से 10 को मैंने एक ही इसके 2 पार्टीशन करने हैं, तो जितनी मैंने पार्टीशन करनी है उसको मैंने n नाम दे दिया। 2 से 10 के बीच के मैंने 2 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं भाई, 2। तो जितने हिस्से करने हैं, जितने पार्ट्स करने हैं, उनको मैंने n नाम दे दिया। अब n नाम दे दिया तो देखना ये है कि कितनी दूरी पर इक्वल पार्ट्स करने हैं भाई, तो कितनी दूरी पर वो पार्ट्स होंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है कि देखिए, इन दोनों का सम आ गया 10 और 2 12, 12 का आधा हो गया 6, तो बीच में आ गया 6, तो 2 से 6 तक एक हिस्सा हो गया और भाई 6 से 10 तक एक हिस्सा हो गया। इसकी जो विड्थ आई है इस पार्ट की वो कितनी है, 4, उसे हम कहते हैं h। तो देखिए, ये जो h है वो 4 है, वो कैसे आया, 10 - 2/2 यानी 8/2 यानी 4। h कैसे आया, b - a/2। ओके, अभी 2 से 10 के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ध्यान देना। तो 2 से 10 के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो अब मैं 3 इक्वल पार्ट्स भाई कैसे करूं, तो उसके लिए मुझे वो विड्थ चाहिए कि कितनी विड्थ पर पार्ट होंगे। तो वो विड्थ हो जाएगी b - a/n। ये फार्मूला डायरेक्ट मिल जाता है आपको एनसीईआरटी में, तो कई बच्चों को समझ नहीं आता भी ये कैसे आ गया। तो 10 - 2/3 यानी 8/3, 8/3 आ गया भाई अपना ये। तो पहला पेयर हो जाएगा a, पहला हिस्सा हो गया a यानी 2। दूसरे में हम h ऐड कर देंगे यानी a + h यानी 2 + 8/3, ये हो जाएगा भाई अपना 14/3, 2 × 6 14/3। और फिर हो जाएगा अपना a + 2h यानी इसी में मैंने फिर 8/3 करना है, तो ये अपना हो जाएगा 2 + 2 × 8/3, 8 2 × 16 और भाई 3 2 × 6 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22/3, और उसमें फिर 8/3 ऐड करोगे तो 30/3 यानी 10 आ जाएगा। तो ये पार्टीशन कैसे हुआ, तो ये हो जाएगा भाई 2, और ये अपना 2 से नेक्स्ट क्या आया 14/3, उससे नेक्स्ट क्या आया 22/3, और ये आ गया 10 जिसे हम कह रहे हैं 30/3। तो कितने इक्वल पार्ट्स हमारे हो गए इस इंटरवल के, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए।
तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर किसी इंटरवल के हमने n इक्वल पार्ट्स करने हैं, जो उसकी लोअर लिमिट है वो a है, अपर लिमिट है b है, जितने हमने पार्ट्स करने हैं, जितने भागों में उसको बांटना है वो n है, तो जो विड्थ आएगी कितनी कितनी आएगी, उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाता है कि h बराबर है b माइनस a बाय n, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय n माने नंबर ऑफ इंटरवल। एक और चीज अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जितने ज़्यादा यहाँ पे 6 आया था, कम हिस्से किए, दो ही पार्ट किए तो 4 की विड्थ आई, 3 पार्ट किए तो भाई 8/3 की विड्थ आई अपनी, यानी 2 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इसी के 4 पार्ट्स कर दूं, ध्यान देना इंटरवल के, ये 2 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे काम आएंगी। तो इसी इंटरवल के मैं 4 पार्ट्स कर दूं, तो 4 पार्ट्स जब मैं करूंगी तो 10 - 2/4 यानी 8/4 यानी 2 के गैप पे होंगे भाई, तो 2 4/6 और 8 और 10। क्लियर। यहाँ जो अपनी विड्थ थी वो थी भाई 4, 2 पार्ट्स थे, n 2 था, बात को समझेंगे आप। यहाँ जो अपनी विड्थ थी वो 8/3 थी, 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे थे। यहाँ जो अपनी विड्थ है वो 2 है, 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे पार्ट्स की संख्या कम होती जा रही है, वैसे वैसे कम नहीं, पार्ट्स की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे h कम होता जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास कुछ रुपीज़ हैं, कुछ टॉफ़ी हैं, हम मान लो आपके पास 100-50 टॉफ़ी हैं और आपने उन्हें 100 टॉफ़ी हैं, 2 बच्चों में बांटना है 50-50 मिल जाएंगी, 4 में बांटना है तो उनको 25-25 मिलेंगी, 5 में बांटना है तो भाई उन्हें 20-20 मिलेंगी, और अगर उन्हें 10 बच्चों में बांटना है तो उन्हें 10 टॉफ़ीज़ ही मिल पाएंगी। तो जितना ज़्यादा हिस्सा आप करेंगे उतनी ही इंटरवल की लेंथ घटती जाएगी, छोटी होती जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी। क्लियर। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर हमने a और b को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो जो विड्थ h है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम डेफिनेट इंटेग्रल सीख रहे थे कि a से b पर इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। तो वो इंटीग्रेट हम करने का मतलब है ये एरिया निकालना है। अब भाई ये एरिया ना हमने कहीं नहीं पढ़ा, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रेपीजियम है, ना ये स्क्वायर है, ना मैं इसे ट्रायंगल में बांट सकती क्योंकि ये कर्व्ड शेप आ गई ना। अब कर्व्ड शेप का एरिया निकालने के लिए हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मैं इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ ऐसे। मैं इसकी डिटेल नहीं लिखूंगी, यहाँ पर मैं आपको जो मेन कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हमें ये प्रूफ एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं करना है। तो मैं जस्ट बोल रही हूँ लेट अस डिवाइड ए बी इंटू n इक्वल पार्ट्स। तो n इक्वल पार्ट्स में जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो जो लेंथ, जो विड्थ आएगी h, वो h आपकी क्या होगी भाई, b माइनस a बाय n, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि NH इज इक्वल टू b माइनस a। ओके, और b को मैं इधर ही रखूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस NH इज इक्वल टू b। क्लियर। तो ये तो a हो गया और ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया a प्लस NH। अब ये बीच वालों के बारे में क्या ख्याल है भाई, ये a है, इससे h बढ़ के ये a प्लस h है, ये पॉइंट a प्लस 2h है, तो थोड़ा हम स्मॉल यहाँ लिखते हैं, दिस इज a, दिस इज a प्लस h, दिस इज a प्लस 2h, और ये a प्लस NH है तो लास्ट वाला ये क्या होगा, a प्लस n माइनस 1h। इन्हें नेमिंग दे दीजिए a, b और भाई यहाँ c और ये लास्ट वाला d। ओके, और ये जो हमने पार्टीशन किया है इसे नेमिंग दे दीजिए a1 b1,
इसे नेमिंग दे दीजिए। देखिए ये चीज़ें रट के ना तो पढ़ी जाती हैं ना ही रट के पढ़ाई जाती हैं। बुक में क्या नाम है क्या नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से समझाया जाता है नेमिंग, तो वो रटी नहीं जाती है। आपने जस्ट लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है। तो A1 A2 B1 B2 और लास्ट का मैं नाम रख देती हूँ कोई LM। ओके, समझे अब आप मेरी बात को। तो हम ये जो पूरा एरिया है, ये अगर इन छोटे छोटे एरिया को मैं जोड़ दूं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। भाई मैंने इस एरिया को n छोटे छोटे भागों में बांट लिया। अगर मैं इन सब एरिया को जोड़ती चली जाऊं तो ये पूरा एरिया हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब हम एक छोटे से पहले एरिया की ही बात कर लेते हैं। भाई ये है अपना पहला एरिया, ये है, लेकिन इसमें भी ये ऊपर ये आर्क है ऐसे। भाई इसको मैं अलग से शो करूं तो ये ऐसे है ये वाला एरिया। A1 यहाँ से तो बंद है, और भाई B और ये B1 और ये ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो भाई ये रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा, समझिएगा। यहाँ एक रेक्टेंगल बना दूँ तो ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं भाई ये वाला रेक्टेंगल, और ये रह जाएगा अपना। ओके, या फिर ऐसा किया जाए कि इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। कैसे कि भाई ये आर्क है आपकी, तो एक यहाँ ले लिया, अब एक यहाँ ले लिया, अब एक यहाँ ले लिया। जितना आप स्मॉल करोगे उतना ये नियर टू रेक्टेंगल होता चला जाएगा। पहले तो आपने इस बात को समझना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये यहाँ रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ अब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये रेक्टेंगल है, और इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रही हूँ भाई, और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया। तो जो हमारा ये जो बीच वाला एरिया है, जस्ट ए मिनट, ये जो हमारा बीच वाला एरिया है ये इस रेक्टेंगल से तो बड़ा है और इस वाले रेक्टेंगल से हमारा एरिया छोटा है। यानी कि इससे तो बड़ा है और इस होल से हमारा जो ये कर्व शेप वाला रेक्टेंगल जो एरिया है वो छोटा है। जो अपना एग्जैक्ट एरिया है देखो ये रहा A पॉइंट, A B B2 A1। ओके, A B इट वाज B1 स्टूडेंट्स, तो A B B1 A1। भाई मैं इसको सारे एरिया को ऐसे हल्का हल्का यहाँ मार्क करती हूँ, आप एक बार देखिए, यहाँ अच्छे से समझ आएगा आपको। ये एरिया हमने निकालना है। मैंने इसको ऊपर एक्सटेंड किया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला और इसको मैंने नाम दे दिया C। तो A1 B1 C ये हो गया भाई अपना ये वाला सारा एरिया। क्लियर। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स में डाल रही हूँ, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स का एरिया ये है, और भाई स्लैंट जो तिरछी मैं ये लाइंस डाल रही हूँ वो एरिया ये है, और हमारा एरिया इन दोनों के बीच में है। तो इसे हम कैसे निकालें? तो इसे निकालने के लिए भाई लिमिटिंग केस का यूज़ किया जाता है। लिमिट्स हमने अपने +1 में पढ़ी हैं। तो लिमिटिंग केस का क्या मतलब है कि जैसे जैसे ये स्ट्रिप्स भीड़ी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, इनकी जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे ये रेक्टेंगल बनता चला जाएगा। ओके, और एक चीज़ और अब मैं बताऊंगी आपको कि इसका एरिया रेक्टेंगल का कैसे निकलेगा। तो एक स्ट्राइप को अब हम यहाँ ले लेते हैं एक बार, ताकि यहाँ कुछ हौच पोच ना हो। देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन डील करते हैं, कोई ग्राफ आप बनाते हो, आपको 9th क्लास से आपका पॉइंट प्लॉट करना आ जाता है। तो अगर आपका ये पॉइंट मान लो 1 है और भाई ये आपका फंक्शन है x+2, तो जब आप यहाँ 1 रखोगे तो ये कितना बनेगा, 1 + 2 3 बनेगा। तो ये 3 है, तो ये 1 और ये हो गया अपना 3, तो ये पॉइंट 1 3 पे पहुँच जाता है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1,3 की जगह मैं इसे लिख सकती हूँ 1,F1। ठीक है भाई, 1 डोमेन है, जो रेंज आई है, जो वैल्यू आई है, जो इसकी इमेज आई है। भाई ये fx था ना आपका, भाई fx क्या था, x+2, मैंने x की जगह 1 रखा, तो f1 आपका क्या आ गया, 1 + 2 यानी 3। तो 3 को 3 कह लो या f1 कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है।
कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। तो ये जो 1,3 है इसको हम 1,f1 कह सकते हैं। अब यहाँ जो अपना ये पॉइंट है भाई, ये जो पहला लिमिट थी अपनी वो क्या थी भाई? ये स्मॉल a थी। तो स्मॉल a पर फंक्शन जो वैल्यू अटेन करेगा वो क्या होगी? fa होगी। क्या होगी? fa होगी। ये वैल्यू अपनी हो जाएगी fa। ओके, तो भाई अब समझना व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा वो एक बार ध्यान से फिर समझें कि ये डिस्टेंस 1 है और जो ये डिस्टेंस है अपनी ये कितनी है भाई? 3 है। ठीक है भाई, ये 1 है और ये अपना कितना है? 3 है। तो ये जो अपनी डिस्टेंस है, ये तो ओरिजिन से लेके चल रहे हैं ना, हम ओरिजिन से लेके चल रहे हैं, तो हमारी जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है? h है। कितना पार्टीशन किया है भाई मैंने? h लेंथ का, h विड्थ का पार्टीशन किया है। तो ये दूरी तो h है और ये दूरी ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस fa है। समझ में आ रही है बात भाई? 1 पे फंक्शन की वैल्यू अगर 3 होती है तो 1,3 को हम ऐसे दिखाते हैं, तो जिसमें ये चौड़ाई 1 होती है और ये वाली लेंथ जो हाइट है वो 3 होती है। तो यहाँ पर ये विड्थ तो सभी में h है, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है। लेकिन अब इसमें तो हमने ये स्मॉल वाली हाइट लेनी है ना, तो ये यहाँ पर फंक्शन बन रहा है तो a पर fa जा रहा है, तो ये डिस्टेंस अपनी कितनी हो गई भाई? fa हो गई। ओके, तो ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये नीचे वाला जिसमें मैंने ऐसे शेड किया हुआ है, तो इस रेक्टेंगल की जो ये हाइट कह लो, इसको भाई हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो लेंथ हो जाएगी। ये लेंथ तो fa है और ये विड्थ कितनी है? h है। तो इस पहले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा? इसको मैं एक बार साइड में लिख दूंगी आपको बाद में। तो इस पहले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या आएगा? h इंटू fa। हाँ ध्यान देना, h मल्टीप्लाइड बाय fa। अब आप दूसरे रेक्टेंगल पे आ जाओ। ओके भाई, ये पॉइंट A है, ये दूरी h है, तो ये पॉइंट क्या बन गया? a प्लस h। ये कितना बन गया? a प्लस 2h। ये कितना बन गया? a प्लस 3h। ओके, तो a प्लस h पर जो ये विड्थ यहाँ ये जो पॉइंट जाएगा, जो उसकी इमेज जाएगी वो क्या बन जाएगी? f ऑफ a प्लस h। क्या बन जाएगी वो? f ऑफ a प्लस h। तो ये अपनी पूरी विड्थ जो लेंथ है वो f ऑफ a प्लस h है और चौड़ाई h है। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो अपनी लेंथ हो गई भाई, ये अपनी ब्रेड्थ हो गई। ब्रेड्थ सभी की h है। अभी मैंने क्या डिस्कस किया है, देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि आपको शायद समझ ना आ रहा हो, कि ये अपना ग्राफ है fx का और ये इसका डेफिनेट इंटेग्रल निकालना है a से b के बीच में। इसका मतलब क्या है कि हमने ये एरिया निकालना है a से b के बीच का। ओके, अब हमने ये एरिया निकालना है तो हमने इस एरिया को छोटी छोटी स्ट्राइप्स में लगा दी यहाँ पर हमने, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया निकाल कर उन्हें जोड़ लें तो ये एरिया आ जाएगा। उसमें थोड़ी एरर रहेगी, थोड़ी गलती रहेगी, क्योंकि इतना एरिया हमारा बच गया, इतना एरिया हमारा बच गया। अगले में निकालेंगे तो फिर देखो ये माइनर सा एरिया हमारा बच गया। उस बचे हुए एरिया को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इन्हीं को ले लेते हैं। तो ये जो एरिया है रेक्टेंगुलर है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। तो भाई ब्रेड्थ ये हो गई h अपनी, लेंथ क्या हो गई भाई ये अपनी fa। तो इसकी एरिया आ गया h इंटू fa प्लस दूसरे रेक्टेंगल पे आ जाओ भाई। दूसरे रेक्टेंगल की विड्थ भी h है, लेकिन ये कितनी है? छोटे वाली लेनी है, बड़े वाली लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कितनी है? f ऑफ a प्लस h है। तो इसका एरिया हो जाएगा h f ऑफ a प्लस h। फिर तीसरे पे आ जाओ तो ये है a प्लस 2h, तो ये बनेगा f ऑफ a प्लस 2h। यहाँ लगभग रेक्टेंगल बन ही रहा है, तो ये एरिया अपना क्या बन जाएगा? h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a प्लस 2h। अब ऐसे ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो हम लास्ट में आ जाते हैं कि भाई लास्ट में क्या होगा। तो a प्लस एन एच ये है बच्चों,
और ये वाला एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच है, तो ये एरिया ये निकलेगा आपका। तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच ये पूरी और एच ये, तो जो लास्ट में हमारा जाएगा वो हो जाएगा एच मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ओके, बात समझ आई यहाँ तक आपको कि हमने इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रेक्टेंगुलर, नॉट एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर, लेकिन एक रेक्टेंगल के नियर अबाउट हमारी शेप बन गई और उनका एरिया हमने अलग अलग निकाल कर जोड़ दिया। लेकिन अभी ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताने जा रही हूँ कि जितनी हमारी विड्थ कम होती जाएगी, जितने छोटे छोटे टुकड़े हम करते जाएंगे, उतना ही इन सब का जोड़ इस एरिया के नज़दीक पहुँच जाएगा। समझ रहे हैं? इन सब का सम अभी एग्जैक्टली इस एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, थोड़ी सी एरर है। जैसे ये देखिए, ये वाला एरिया बच गया, ये वाला एरिया बच गया, ये वाला एरिया बच गया। तो उस एरिया को या उस एरर को अवॉइड करने के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस विड्थ को जितना छोटा करते जाएंगे, भाई इसी को और छोटा कर दूं तो ये देखो अब ये नियर अबाउट और भी छोटा कर दें तो नियर सारे रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो एज एच टेंड्स टू जीरो, एज एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि एच माने ये विड्थ, ये चौड़ाई, जैसे जैसे ये एच जीरो नहीं है भाई, एच टेंड्स टू जीरो है। लिमिट जिसने अच्छे से पढ़ रखे उसे समझ आ भी जाएगा कि ये विड्थ जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगी, यानी जितनी स्मॉलर होती चली जाएगी, तो ये पूरे का पूरा सम हमारी इस डेफिनेट इंटेग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि मैंने बताया कि ये डेफिनेट इंटेग्रल ये एरिया है और कुछ भी नहीं। ओके, तो यहां पर अब हम क्या ले लेंगे, इस सम की लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो, और इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटेग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। जोड़ करना और फिर उसकी लिमिट लेना। तो ये h सब में कॉमन है, हम बाहर ले लेंगे। तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट फार्मूला फॉर डेफिनेट इंटेग्रल, इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं डेफिनेट इंटेग्रल का। तो ये हो जाएगा a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। और देखिए h सब में है तो मैं बाहर ले लेती हूँ, इनटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड एट लास्ट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच एंड क्लोज द ब्रैकेट। ये है इंटेग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, जिसमें आपको a क्या है, b क्या है, h क्या है, n क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट, h इज द विड्थ ऑफ इंटरवल, n इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो जिन स्टूडेंट्स को ये सारा थ्योरी ना भी क्लियर हो तो वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रटना, देखो क्रैमिंग नहीं होती है मैथ्स में, तो ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको जल्दी से कराती हूँ कि वी आर डूइंग डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल का मतलब है कि हमने एक डेफिनेट लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करना है जिससे हमें एक सर्टेन आंसर मिलेगा। और इस डेफिनेट इंटेग्रल को क्या कहा जाता है कि फंक्शन एक्स एक्सिस और उन दोनों ऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया होता है एक्चुअल में वो डेफिनेट इंटेग्रल। ओके, तो वो एरिया हम कैसे निकालते हैं कि हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल पार्ट्स में। हर पार्ट की विड्थ h है, तो हम देख रहे हैं कि लगभग रेक्टेंगुलर हमारा हर एरिया बन रहा है। ये FA का फंडा, आई होप जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था FX वाला उससे समझ आया होगा।
कि अगर ये ए है तो ये एफ ए है। मैं देखो थोड़ा सा आपको प्रीवियस आपका +1 में +2 में आप रिलेशन एंड फंक्शन कर चुके हो, तो ए एफ ए आपको पता होना चाहिए। डोमेन और उसकी आपकी जो इमेज है, कोडोमेन है, रेंज है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ए पर आने वाली वैल्यू एफ ए होती है। तो ये पूरी लेंथ आपकी एफ ए है, विड्थ आपकी एच है, तो पहले का एरिया हो गया एच एफ ए। फिर दूसरे की विड्थ भी एच है, लेकिन ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो ये हो गया एच एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एच एफ ऑफ ए प्लस 2h। इन सब का सम कर दिया, लेकिन सम करने से हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट एरिया नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम लिमिटिंग केस अब यहाँ लेते हैं कि जैसे जैसे h टेंड्स टू 0 होगा, मीन जितने स्मॉलर विड्थ हम करते चले जाएंगे, वी विल गेट द एग्जैक्ट एरिया। ओके, तो ये अब आपको जो मेन फोकस करना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो दिस इज द फॉर्मूला कह लो, आइडेंटिटी कह लो, जिससे आपने अपना डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अब हम इनके कुछ देखिए। न्यूमेरिकल्स जो 7.8 में है वो एज ए लिमिट ऑफ सम है, उसके बाद 7.9 ऑनवर्ड डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है और लिमिट रखनी है, और कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम एज ए लिमिट ऑफ सम वाला ही ये क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, क्लियर। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25, इंटीग्रेट 0 to 2 x² + 1 dx एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक बार इसको ना अपना डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। तो वो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि भाई आंसर क्या आएगा, तो हमारा क्वेश्चन रोंग नहीं होगा। तो ये है भाई x² + 1 dx डायरेक्ट। देखिए इससे आपको हेल्प होगी कि आप 7.8 के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी भाई x³/3, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स x, एंड बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे। तो अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 2³/3 + 2 दोनों में रखी मैंने, -0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये 0 हो गया। 2³ 8/3 + 2, 2 3 जा 6, इट विल बी 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। या आप जब एरिया कहें तो स्क्वायर यूनिट्स लगाएं, अदरवाइज आप इसे 14/3 भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर आना है वो 14/3 आना है। अब हम इसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम से। आपके लिए मैंने यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है a to b, तो a 0 है, b 2 है, fx x² + 1 है। तो हम लिखेंगे कि fx क्या है भाई अपना x² + 1, a 0 है, b 2 है, और h मैंने आपको बताया था क्या था, b - a/n। तो b कितना है भाई अपना 2 और -0/n, तो बेटा जी ये आ जाएगा 2/n। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो h की वैल्यू है वो 2/n है। अगर मैं n को यहाँ लेफ्ट में ले आऊँ तो वो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा और nh की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, क्लियर यहाँ तक। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज fx। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये लॉ अप्लाई करना है। तो आपने इसको यहाँ लिखना है कि वी नो कि a to b fx dx। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि या तो इसको रख लेते हैं या इसे लिख लीजिए, वी नो a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, एंड एट लास्ट हम लिख देते हैं f ऑफ a प्लस n - 1h। तो ये हमारा क्या है भाई, 0 to 2 x² + 1 है, जिसको हमने fx लिया है। तो अब आपका काम क्या है कि इसको यहाँ 0 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to 2। ओके, और भाई fx dx, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 0। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा भाई f ऑफ 0, यहाँ आपका क्या आ जाएगा f ऑफ
जीरो प्लस एच। अगली टर्म क्या आएगी, एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच, एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच। और जो लास्ट टर्म आएगी आपकी वो क्या आएगी, एफ ऑफ जीरो प्लस एन माइनस वन एच। ओके, जीरो, यहाँ जीरो में एच ऐड करेंगे एच आ जाएगा, टू एच ऐड करेंगे तो टू एच आ जाएगा। तो हम यहीं कर लेते हैं, थोड़ा हम चाह रहे हैं कि इसी ब्लैक बोर्ड पर आपका आ जाए। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी एफ ऑफ टू एच, और भाई लास्ट टर्म आपकी हो जाएगी एफ ऑफ एन माइनस वन एच। अब हमें पहले इनको निकालना है, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ छोटी छोटी ट्रिक्स आएंगी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखनी है, उन पे फोकस करना है। तो अब यहाँ से चलिए कि एफ एक्स, बिकॉज एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहली वैल्यू हम क्या निकालें, एफ जीरो की। देखिए मैं तो कई बार डायरेक्ट भी यहाँ करा देती हूँ, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं एफ जीरो को भी, यहाँ एच को भी, लेकिन कई बच्चों को नहीं समझ आ रहा है कि वैल्यू कहाँ से निकल रही थी, पहले आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो एफ जीरो हो जाएगा भाई जीरो का स्क्वायर प्लस वन। ओके, देन एफ एच, यहाँ एच रख दीजिए भाई, तो एफ एच क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर प्लस वन। फिर टू एच, यहाँ टू एच रख दीजिए, तो एफ ऑफ टू एच क्या हो जाएगा भाई। अब ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ये क्या बनेगा, टू एच का होल स्क्वायर प्लस वन। तो ये हो जाएगा टू एच का होल स्क्वायर प्लस वन। तो अभी आप इसे या तो ऐसे ही रहने दीजिए, ओके, क्यों रहने दीजिए वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे। या आप इसको कर लीजिए फोर एच स्क्वायर प्लस वन, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा तो क्या आगे तो होगा ही नहीं वो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एन माइनस वन एच आप करेंगे यहाँ पर, तो वो बनेगा एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर प्लस। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर फर्स्ट में, आप इसे फर्स्ट नेम दे दीजिए, पुट करना है। तो वो कैसे करेंगे आप, यहीं से ले लेते हैं हम कि यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन वन। तो जब आप वन में रखेंगे तो ये देखिए जीरो टू टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच ने एज इट इज रहना है। देखिए कई बार ना बच्चों को ये माइंड में आता है कि भाई एच टेंड्स टू जीरो है, तो जब हम यहाँ जीरो लिमिट रखेंगे तो ये सारा जीरो बन जाएगा, तो सॉल्व कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है, लिमिट का अगर आपने कॉन्सेप्ट किया है तो लिमिट हम लास्ट में रखते हैं सारा सॉल्व करके। जीरो इंटू जीरो की फॉर्म होती है, वो भी अपने इंडेफिनेट फॉर्म होती है, उसमें हम लिमिट की वैल्यू कंसीडर करते नहीं हैं उसको। इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो आपकी। तो ये अभी आपने पहले सॉल्व करना है सारा, लास्ट में लिमिट आपने पुट करनी है। तो ये अब ध्यान दें कि एफ जीरो कितना है भाई, जीरो स्क्वायर प्लस वन, जीरो स्क्वायर प्लस वन। तो जीरो स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा भाई, वन हो जाएगा। एफ एच कितना है भाई, ब्रैकेट में रख लीजिएगा, एच स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट मत हटाइएगा। देन अपना है भाई फोर एच स्क्वायर प्लस वन। ओके, और जो लास्ट में अपना आ रहा है वो आ रहा है एन माइनस वन का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस वन। ये बड़े ध्यान से करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, फिर मैं ऊपर से थोड़ा रब करूंगी। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो टू टू डी एक्स हमारा क्वेश्चन था, जिससे हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया था। लेकिन अब वो कह रहा है एग्ज़ाम में अगर आ जाता है कि एज ए लिमिट ऑफ सम, तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो इसको हमने यहाँ से कंपेयर किया, एफ एक्स ये पूरा फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए जीरो है भाई, बी अपना टू है, एच मैंने आपको बताया था बी माइनस ए बाई एन जो कि टू बाई एन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन एच टू आ गया। अब हमने यहाँ फोकस करना है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये जीरो टू टू एफ एक्स डी एक्स, मैंने एफ एक्स की वैल्यू नहीं रखी है, तो वो क्या बन रही थी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच, एफ जीरो, जीरो प्लस एच यानी एफ एच, एफ टू एच, एफ एन माइनस वन एच। ये तब है जब लोअर लिमिट जीरो चल रही है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें लोअर लिमिट जीरो नहीं होगी। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ ना पहले अलग अलग निकाल ली,
ताकि हमें यहाँ अंदर ओच पोच ना हो। तो भाई 0 पे जो वैल्यू आई वो 1 आई, h पे जो वैल्यू आई वो यहाँ रखा तो h स्क्वायर प्लस 1 आई, ये रही अपनी। 2h पे जो वैल्यू आई वो 4h स्क्वायर प्लस 1 आई, और लास्ट वाली जो वैल्यू आई वो n माइनस 1 स्क्वायर और h का भी स्क्वायर प्लस 1 आई। तो ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब हमारा काम है इस लिमिट को सॉल्व करना। तो अगर आप अब डायरेक्ट h रख दोगे तो भाई तो 0 बन जाएगी, तो ऐसे लिमिट नहीं रखनी है हमने अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा एक दो क्वेश्चन जब तक आप नया कुछ सीखते हैं तो आपको वो अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी परफेक्ट। तो इससे हम अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 0 to 2 fx dx इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अब जो ट्रिक मैं जो आपको कह रही हूँ करने के लिए, जो मैं बता रही हूँ कि इन्हें ऐड वैड कुछ नहीं करना है, पहले इन्हें सेपरेट करना है। और यहाँ पर अब हम अपना प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में जो हमने सिग्मा एन स्क्वायर और ये सब सीखा था वो लगाएंगे। तो ये देखिए ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर आ गया। पेयरिंग करेंगे अब हम 1 1 1 और 1, तो भाई ये टोटल हमारी कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने ध्यान करनी है। तो अगर आप भूल जाते हैं कि कितनी टर्म्स हैं, ध्यान देंगे 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, 1 h के आगे 1 है तो 1 2 3 एंड लास्ट n माइनस 1, तो n माइनस 1 तो यहाँ तक आ गई। और एक टर्म ये है भाई, n माइनस 1 की जगह 9 लगा लो, 9 टर्म्स हैं, तो 1 2 3 9, तो 9 तो ये हैं और एक ये है, तो ये 10 टर्म हो गई। हमारी 10 नहीं है, n माइनस 1 प्लस 1 ये n टर्म्स हैं। तो एक पहली टर्म में भी एक आया हुआ था, तो एक कितनी बार आ रहा है, n बार। तो सबसे पहले हम 1 को सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार भाई, n टाइम्स, ये पहले आपने लिखना है। ओके, अब सेकेंड टाइप की टर्म्स देखते हैं, लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, h स्क्वेयर 4h स्क्वेयर n माइनस 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर, इन्हें एक ब्रैकेट में अरेंज कीजिए, h स्क्वेयर 4h स्क्वेयर, आगे आएगा 9h स्क्वेयर, मैं आपको बताऊं यहाँ, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर। ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाती है और मेन ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाती है। आई अरेंज्ड द टर्म्स हेयर कि h बाहर आ गया, 1 को गिनना है कितनी बार आ रहा है, तो ये n ही बार मिलेगा आपको, तो n टाइम्स आ गया। लेकिन h स्क्वेयर वाली जो टर्म है वो इसमें नहीं है, तो वो एक कम है हमारे पास, ये आ गया अब हमारे पास। तो 1 को 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 आएगा, 4 टाइम्स करोगे 4 आएगा, तो n टाइम्स ऐड करोगे तो n आ जाएगा। तो ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सारा सम बन गया n। अब यहाँ ध्यान दें, h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन है, तो सब में से h स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 4 प्लस 9 और लास्ट में क्या बन गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये आपने पहले ऐड करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ लिमिट रख देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, सारा जो लिमिट है अपनी 0 बन जाएगी। इट मीन्स जो एरिया है वो हमारा क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमने सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर आ रहा था वो 14/3 क्या आ रहा था। तो इसे अब आप ध्यान दें, इस पे फोकस करें। तब तक मैं एक बार ये वैल्यू इधर साइड में लिख देती हूँ कि NH इज इक्वल टू 2 आ रहा है हमारा, इसकी हमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। NH इज इक्वल टू 2 आ रहा है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब मैं आपको रिमाइंड करा दूं कुछ आइडेंटिटीज जो हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में की थी। देखिए एक आइडेंटिटी थी अपनी ये सिग्मा n, वेयर टू राइट सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, सम ऑफ n कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स क्या था, n इंटू n प्लस 1/2। और अगर यहाँ n की जगह n माइनस 1 आ जाए, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1,
इसमें इस चैप्टर में ज़्यादातर n-1 वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो ये बन जाएगा n-1, n-1 प्लस 1 कट के n/2। तो एक तो ये आइडेंटिटी आपने ध्यान रखनी है भाई। ओके, अब हम स्क्वायर पे आ जाते हैं। सिग्मा n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या था भाई, n प्लस 1 और भाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। याद है? अगर याद नहीं है तो यहाँ नोट कर लीजिए आप। देन कम टू सिग्मा n-1 होल स्क्वायर, यानी कि एक नंबर इससे कम हो गया, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n-1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा n-1, n-1 में 1 ऐड करोगे तो n बच गया इंटू n, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भाई ये बन जाएगा 2n-1/6। ये दो आइडेंटिटीज अभी मैंने आपको बता दी हैं। क्यूब वाली में आपको जब भी किसी क्वेश्चन में आएगी देन आई विल टेल यू। तो फिलहाल अभी आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि ये इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। मैं इन 2-3 को यहाँ रब कर रही हूँ, लास्ट वाली को बस मैं छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए कि क्या चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ये n है, ये h स्क्वायर है, और आप इन टर्म्स पे अगर ध्यान दो तो ये 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर है। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और भाई ये हो जाएगा अपना n-1 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ये ट्रिक आपने ध्यान रखनी है, अभी आगे और भी हम इसे करेंगे सॉल्व। तो h ये हो गया भाई n, और आप चाहें तो h को अंदर ले जाएं यहाँ से। तो जब आप h को यहाँ ले जाएंगे तो ये बनेगा nh, और जब h को यहाँ ले जाएंगे तो ये बनेगा h³, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6। ओके, अब ये फिर से वही बात आ गई कि लिमिट रख देंगे तो 0। लिमिट रखनी ही नहीं है लास्ट तक हमने, जब तक कि हमारा फाइनल सॉल्व ना हो जाए। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इधर फोकस कीजिए। NH की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हम NH की वैल्यू 2 रख देंगे। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ भी अब आप ध्यान दीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 NH प्लस h³ यानी h 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है h, तो 3 बार हो रहा है तो एक बार इससे कर दो, एक बार इससे कर दो, और एक बार इससे। भाई यहाँ 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 और 3 यहाँ है, 6 टर्म्स हैं। तो उन 6 टर्म्स को हम कैसे भी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है। तो h को इससे कर दीजिए, इस पूरी ब्रैकेट से क्या बनेगा NH-H। ओके, फिर इससे कर दीजिए, क्या बनेगा NH, फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2NH-H डिवाइडेड बाय 6, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ पुट NH इज इक्वल टू 2। NH की वैल्यू कितनी है भाई अपनी, 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस h, फिर यहाँ पर 2, और यहाँ ध्यान देंगे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस h डिवाइडेड बाय 6, क्लोज द ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि 2 1 जा 2 और भाई 2 3 जा 6, तो ये अपना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इन द ब्रैकेट प्लस 2 माइनस h 4 माइनस h बाय 3 इंटू 2 माइनस h इंटू 4 माइनस h बाय 3, ये ब्रैकेट है भाई। अब आप यहाँ पर h लिमिट लगा दीजिए, देन इट विल बी, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ तो लिमिट आएगी नहीं, ये तो रह जाएगा 2, और जब आप यहाँ लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस 0 2 4 माइनस 0 4, तो ये बनेगा 2 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, 2 4 जा 8 बाय 3। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, इट विल बी 2 प्लस 8 बाय 3 एंड इट विल बी 14 बाय 3, और यही हमारा
डेफिनेट इंटेग्रल जब हमने डायरेक्ट अप्लाई किया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तब आया था। तो दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 25 ऑफ एनसीईआरटी। तो आज के लेक्चर में इतना है स्टूडेंट्स, बाकी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ ये बात आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें। कोई भी आपको डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।